जय हिंद। दोस्तों, रिसेंटली आप सबमरीन्स के बारे में न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे। जो यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है उस दौरान भी हमने सबमरीन या पनडुब्बी के बारे में बहुत सुना है। और जब अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूरोप विजिट पे गए हैं, जब उन्होंने फ्रांस में भी एक शॉर्ट विजिट करनी थी, उससे जस्ट पहले न्यूज़ आई कि फ्रांस के नेवल ग्रुप ने इंडिया का जो P-75I प्रोजेक्ट है उससे बैकआउट कर लिया है। आज के सेशन में हम सबसे पहले समझेंगे कि सबमरीन काम कैसे करती है, क्यों ये किसी भी देश के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का P-75I प्रोजेक्ट क्या है, और फ्रांस ने अभी पीएम की विजिट से जस्ट पहले क्यों अनाउंस किया कि हम वहां से बैकआउट कर रहे हैं। सबसे पहले हम सबमरीन का सिग्निफिकेंस और वर्किंग समझते हैं। दुनिया में बहुत ही कम देश हैं जिनके पास सबमरीन है। जिन देशों के पास सबमरीन होती है तो दूसरे देश उनसे थोड़ा बच के ही रहते हैं, बिकॉज इसका किसी देश के पास होना उनको डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा एज देता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज सबमरीन एक ऐसा वाटरक्राफ्ट है जो कि पानी के अंदर समुंदर की सतह से नीचे नेविगेट कर सकता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि शिप्स हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनका भी एक अपना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बट वो नेविगेट करते हैं सी सरफेस पे। उनका पता लगाना इजी है। किसी दूसरे देश का रडार उनको इजीली कैच कर सकता है, बिकॉज रडार रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करेगा, रिफ्लेक्ट बैक होके आएंगी, वो बता देगा कि इतनी दूरी पे कोई शिप है। बट क्योंकि ये सी सरफेस के अंडर ट्रेवल करते हैं, तो ऐसे केस में जब रेडियो वेव्स अगर सी सरफेस की तरफ आप ट्रांसमिट करोगे तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं ज़्यादा। तो ऐसे केस में अगर कोई चीज अंदर है तो वो नहीं पता लगा पाएगा रडार। इनका ये एक बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है। जब ये सी सरफेस के अंडर ट्रेवल कर रही हैं तो दुश्मन देश के पास पहुंच भी जाएंगी तो दुश्मन देश को पता भी नहीं चलेगा कि कोई सबमरीन उनके सी वाटर के नीचे है, और सडनली ये सी सरफेस पे आके अटैक कर सकती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल यहां मैप पे देख रहे हो यूके और इधर देख रहे हो रशिया। मान लो कभी रशिया और यूके की लड़ाई लग जाती है, रशिया अगर यूके के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देता है। अब कुछ सबमरीन्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी होती है, मतलब उनके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स भी होते हैं। अगर यूके पे अटैक कर देता है और रशिया को अगर नहीं पता चलता है कि यहाँ बाल्टिक सी के अंदर कोई सबमरीन है यूके की, तो उसके बाद हो सकता है सडनली वो सबमरीन वापस एक न्यूक्लियर अटैक कर दे रशिया पे। तो ऐसे केस में अगर रशिया को पता है कि ठीक है इस कंट्री के पास सबमरीन है, तो वो थोड़ा बच के रहेगा कि अगर मैंने इसके ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक कर दिया जिसमें पूरा देश तबाह कर दिया, बट स्टिल वापस मुझे एक न्यूक्लियर अटैक झेलना पड़ सकता है। अपने आप में एक डेटरेंट का काम करता है। अब उसके अलावा आप ये सोचोगे कि अगर रेडियो वेव्स पेनिट्रेट नहीं कर पाती और रडार इनको कैच नहीं कर पाता, तो ये फिर कम्युनिकेट कैसे करती हैं? तो उसका जो एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो ये है कि नॉर्मली जो रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं वो होती हैं हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। बट जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं VLF जो है वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, वो कुछ हद तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो कोई सिग्नल मान लो इन्होंने रिसीव करना है, तो ये सरफेस के थोड़ा सा पास जाएंगी और अपना ये जो एंटीनास आप यहां देख रहे हो, इन एंटीनास के थ्रू ये वो सिग्नल को रिसीव कर लेंगे और जो भी मैसेज इनको रिसीव करना होगा वो इनको मिल जाएगा। और इसी तरह से बीच में कई बार ये कोई अगर सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये एंटीनास जो हैं कुछ टाइम के लिए बाहर आ सकते हैं। ये जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, रेडियो सिग्नल्स होते हैं, इनको ट्रांसमिट करने के लिए भी स्पेशल एंटीना सेटअप करने पड़ते हैं। जिन जिन कंट्रीज के पास ये सबमरीन्स हैं उनमें से कुछ कंट्रीज ने इस तरह के एंटीना सेटअप कर रखे हैं जहां से वो कम्युनिकेट कर सकें, बिकॉज इसके लिए स्पेशल टाइप के एंटीनास चाहिए। इंडिया ने भी अपना वेरी लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के लिए एंटीना सेटअप कर रखा है। आपको इस सेशन के एंड में मैं बताऊंगा कि इंडिया ने कहां पे ये सेटअप कर रखा है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके माइंड में आ सकता है कि कितनी देर के लिए ये समुंदर के सरफेस के नीचे रह सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सबमरीन के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है। एक होती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, उसके अंदर जो पावर सबमरीन को मिल रही है वो मिल रही है बैटरी से। इलेक्ट्रिक जो टर्म आई है वो बैटरीज के कारण आई है। अब आप कहोगे कि इसमें डीजल टर्म भी आई है। डीजल टर्म इसलिए आई है कि जब
वो बैटरीज डिस्चार्ज होने वाली होती हैं, तो इस सबमरीन को सरफेस पे आना पड़ता है। इस तरह से सरफेस पे आएगी ये सबमरीन, और इसका जनरेटर चलेगा जो कि डीजल से चलता है, और वो जनरेटर चलने के बाद उन बैटरीज को रिचार्ज कर देगा। एक बार वो बैटरीज रिचार्ज हो गई, वापस ये सबमरीन नीचे चली जाएगी। सो ये हर एक कुछ एक दिन के बाद ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो ऐसे केस में ये सबमरीन कहीं ना कहीं जब रिचार्जिंग के लिए ऊपर आई हुई है तो उस टाइम कहीं ना कहीं खतरे में, बिकॉज उस टाइम ये डिटेक्ट हो सकती है, क्योंकि सबमरीन का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ही ये है कि दुश्मन देश को पता ही नहीं चले कि सबमरीन की प्रेजेंस है। सो अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स यूज की जाती हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की सबसे बड़ी एक जो खासियत ये होती है वो होती है कि अनलिमिटेड टाइम के लिए वो पानी के अंदर रह सकते हैं, उनको सरफेस पे नहीं आना है, क्योंकि उनकी जो पावर है वो न्यूक्लियर पावर से एक्सट्रैक्ट की गई है। सो उसके लिए उनको कोई सरफेस पे नहीं आना पड़ेगा रिचार्ज करने के लिए बैटरीज को। सो इसीलिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन सबसे खतरनाक होती हैं, और देश में, पूरी दुनिया में सिर्फ चुनिंदा देश है जिनके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं, और इंडिया भी उनमें से एक है। सो आई होप अब आपको थोड़ा मोटा मोटा ये क्लियर हो गया है कि सबमरीन होती क्या है, क्या इसकी एडवांटेज है, क्या सिग्निफिकेंस है, और दो टाइप की सबमरीन्स है क्या। हमें आज का टॉपिक, आज का सेशन समझने के लिए इतना काफी है। अब हम चलते हैं कि इंडिया की जो सबमरीन्स हैं वो किस किस टाइप की हैं, कितनी सबमरीन्स हैं। INS शिशुमार क्लास की सबमरीन्स 1986 से इनका कमीशन होना स्टार्ट हुआ और 1994 तक चला। ये 4 सबमरीन्स थी इस क्लास के अंदर। क्लास होता है कि सेम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड सबमरीन्स। सो 1986 से पहली इस क्लास में सबमरीन हमने कमीशन की। इन 4 सबमरीन में से 2 सबमरीन जर्मनी में बनाई गई थी और 2 बनाई गई थी इंडिया में। उस टाइम एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत ये हुआ था कि 2 सबमरीन जो है जर्मनी में बनाई जाएंगी और 2 इंडिया में, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी थी वो जर्मनी की कंपनी में थी। और इंडिया में ये मैजागॉन डॉक लिमिटेड मुंबई कंपनी ने अपने शिपयार्ड के अंदर इनको बनाया। यहाँ जो आप फोटो देख रहे हो इसी क्लास की एक सबमरीन की फोटो है। अभी भी ये सबमरीन हमारी नेवी में यूज की जा रही है। अभी हम बात कर रहे हैं उन सबमरीन्स की जो प्रेजेंटली हमारी नेवी यूज कर रही है, उन सबमरीन्स की बात नहीं कर रहे हैं जो यूज करके डीकमीशन कर दी गई है। यहाँ आपको टर्म कमीशन का भी मतलब पता होना चाहिए कि जो हमने फाइनली प्रैक्टिकली यूज करना स्टार्ट कर दिया किसी सबमरीन को अपनी नेवी में, उसको हम बोलते हैं कमीशन। अगर टर्म आप सुन रहे हो कहीं कि लॉन्च किया गया सबमरीन को, तो दैट मींस अभी उसको लॉन्च किया गया ट्रायल्स के लिए। अभी उसके सी ट्रायल्स होंगे, जब सी ट्रायल्स में वो बिल्कुल अप्रूव हो जाएगी उसके बाद उसको कमीशन किया जाएगा। सो कमीशन होने के बाद आप पूरे तरह से किसी सबमरीन को यूज करते हो। सो उसके बाद अगली क्लास है INS सिंधु घोष क्लास की सबमरीन। इनको 1986 से कमीशन करना शुरू किया गया। इसके तहत 10 सबमरीन्स बनाई जानी थी। ये सब की सब रशिया में बनाई गई और इसको इंडिया में यूज किया गया। इन 10 में से 2 रिटायर हो चुकी हैं और 8 अभी हम यूज कर रहे हैं। हमारी इंडियन नेवी अभी 8 यूज कर रही है। तो 1986 से 2000 के बीच में 14 सालों के दौरान 10 इस क्लास की सबमरीन को हमारी नेवी के अंदर कमीशन किया गया। अब ईयर 2000 के पास, मतलब ईयर 1999 में एक 30 ईयर प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया। उस प्लान में क्या सोचा गवर्नमेंट ने? उसमें यह सोचा कि हम 2030 तक, मतलब अगले 30 सालों में 24 इंडिजिनसली बिल्ड सबमरीन्स खड़ी करेंगे अपनी नेवी के लिए। ये जो 24 इंडिजिनसली बिल्ड सबमरीन्स का मतलब है कि इंडिया में ही इनको बनाया जाएगा। सो टेक्नोलॉजी बाहर की किसी कंट्री से, बाहर की कंट्री के किसी कंपनी से ली जाएगी, वहां के किसी यूनिट से ली जाएगी और बनाया, लेकिन इनको इंडिया में जाएगा। और इन 24 में से जो 6 होंगी वो न्यूक्लियर सबमरीन होंगी। बिकॉज अगेन आपको जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, इनका बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है। जिस चीज के लिए सबमरीन जानी जाती है उसके जो एग्जैक्ट हम एक एडवांटेज ले सकते हैं वो न्यूक्लियर सबमरीन के थ्रू ही ले सकते हैं। अब जब ये प्लान स्टार्ट किया गया, इस प्लान के तहत एक चीज सोची गई कि एक प्रोजेक्ट 75 और एक प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 75 इंडिया, इन 2 प्रोजेक्ट्स को साइमल्टेनियसली चलाया जाएगा और इन प्रोजेक्ट्स के अंदर 6 सबमरीन्स तैयार की जाएंगी। अब हमने पीछे पढ़ा था कि 24 सबमरीन्स तैयार करनी है इंडिया के अंदर, जिसमें से 6 न्यूक्लियर और बाकी 18 कौन सी हुई? कन्वेंशनल, डीजल, इलेक्ट्रिक। जो हमने ये पीछे भी दोनों सबमरीन्स की कैटेगरी डिस्कस की है, चाहे ये शिशुमार क्लास की थी, ये भी डीजल इलेक्ट्रिक थी जिसको हर कुछ दिन के बाद सरफेस पे आना पड़ता है। उसके बाद जो सिंधु घोष क्लास की थी, इसको भी हर कुछ दिन के बाद सरफेस पे आना पड़ता है।
सो अब 24 में से जो 18 हमने तैयार करनी थी वो डीजल इलेक्ट्रिक वाली ही थी, बट 6 जो थी वो न्यूक्लियर सबमरीन थी। प्रोजेक्ट P75 के अंडर INS कलवारी क्लास की सबमरीन्स को तैयार करना स्टार्ट किया गया। 2017 में इस क्लास की पहली सबमरीन को कमीशन किया गया और ये प्रोजेक्ट 75 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये बनाया किसने इंडिया के अंदर? मैजागन डॉक लिमिटेड मुंबई, जो अभी हमने पिछली से पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था, उन्होंने ही इसको भी बनाया। बट ये डिजाइन किसने किया था? DCNS फ्रांस, मतलब टेक्नोलॉजी फ्रांस की थी बट बनाया गया इंडिया के अंदर। अब इनमें से जो 6 बननी थी, 4 ऑलरेडी कमीशन हो चुकी हैं। एक जो है INS वगीर, ये लॉन्च हो चुकी है और उम्मीद है कि इस साल के एंड तक इसको भी कमीशन कर लिया जाएगा। और जो 6th है वो है INS वगशीर, और ये उम्मीद है कि 2024 तक इसको भी कमीशन कर लिया जाएगा। सो ये P75 प्रोजेक्ट यहां कंप्लीट हो जाएगा। सो 30 का हमारा 2030 तक हमारा 24 सबमरीन्स का प्लान था, जिसके अंदर अभी तक 6 ही हम कह सकते हैं कि ट्रैक पे हैं, जो कि 2024 तक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं हम टाइमलाइन के तो पीछे चल रहे हैं। अब जो दूसरा एक साथ में साइमल्टेनियस था कि 6 और हम बनाएंगे, वो है प्रोजेक्ट 75I, जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रोजेक्ट 75 इंडिया। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम इनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंडर तैयार करवाएंगे। अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एक इंडियन कोई कंपनी होगी जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगी इंडिया के बिहाफ पे, प्राइवेट कंपनी कोई, और दूसरी होगी फॉरेन OEM, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। मान लो कोई टेक्नोलॉजी है, किसी हमें कंट्री से सबमरीन चाहिए, अब उसको जिस कंट्री ने उसको तैयार किया हुआ है वो हो गए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब उनके पास वो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड। बट इंडिया की कंपनी जो उसको यहां बनाने में इंटरेस्टेड है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। सो एग्रीमेंट होगा कि वो फॉरेन की कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया की जो एक सिलेक्टेड प्राइवेट कंपनी होगी उसको देगी, यहां पे उसको असिस्ट करेगी, माइन्यूट से माइन्यूट टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड वहां के लोगों को ट्रेन करेगी, समझाएगी। सारी की सारी डिजाइनिंग सब कुछ इंडिया में ही होगा, जीरो से लेके एंड तक सारी चीज इंडिया में डेवलप की जाएगी। सो बेसिकली इस पार्टनरशिप में एक जो इंपॉर्टेंट क्लॉज रहता है वो ये रहता है कि छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग नॉलेज भी ट्रांसफर की जाएगी, जो कि हो सकता है कई जो कंट्रीज हैं उनको ये चीज कंफर्टेबल ना हो कि हम अपनी टेक्नोलॉजी क्यों ट्रांसफर करें। बट इस मॉडल के तहत वो एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंडिया में जो एक कैंपेन हम चला रहे हैं मेक इन इंडिया, उसका ये पार्ट है। सो कल इंडिया खुद से ही डिफेंस के अंदर अच्छे लेवल पे और ज्यादा इनोवेशन कर सके, R&D कर सके, सो उसमें एक चीज कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। इस मॉडल के तहत जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट किए जाएंगे, एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब इधर भी एक ही होगा और इधर भी एक ही होगा। ये जो सिलेक्ट किया जाएगा एक बिडिंग प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा। सो उसके लिए जो एक स्टेज बाय स्टेज एक प्रोसेस होता है, उसमें एक होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, की आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी जाती हैं कि ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो है इंटरेस्ट दिखाओ, उसके हिसाब से अपनी बिडिंग दो। तो अभी जो इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट एक स्पेशल रिक्वायरमेंट बता रखी है अमंग ऑल दी अदर रिक्वायरमेंट्स, वो ये है कि इसमें सी प्रूवन फ्यूल सेल AIP पावर्ड सबमरीन होनी चाहिए, मतलब ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। AIP क्या है? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, मतलब प्रोपल्शन मतलब जो पावर है सबमरीन को, उसके लिए एयर की रिक्वायरमेंट ना पड़े, ये टेक्नोलॉजी बीच में एक होनी चाहिए। अब ये क्या चीज है? ये बेसिकली क्या है कि जो कोई फ्यूल एक यूज किया जाता है, ये जो फ्यूल सेल यहां लिखे हुए हैं, इसमें एक फ्यूल यूज किया जाता है, साथ में ऑक्सीडाइजर होता है। ये ज्यादा टेक्नोलॉजीज हैं, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। जो फ्यूल है, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन है और ऑक्सीडाइजर मान लो ऑक्सीजन है, सो इनके जो केमिकल एनर्जी है, फ्यूल की केमिकल एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो बेसिकली इस सबमरीन में डीजल इलेक्ट्रिक वाली टेक्नोलॉजी भी यूज की जाएगी जो कन्वेंशनल सबमरीन में यूज की जा रही है, प्लस ये वाली टेक्नोलॉजी भी यूज की जाएगी जिसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर होता है, जिसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है? फायदा इससे ये होता है कि जहां अगर इलेक्ट्रिक
डीजल वाली जो हमारी सबमरीन थी, अगर उसको 3-4 दिन के बाद सरफेस पे आना पड़ेगा तो ये हो सकता है 2-3 हफ्ते तक अंदर रहे, उसके बाद आना पड़े। मतलब नंबर ऑफ डेज इस केस में बढ़ जाते हैं। बट न्यूक्लियर सबमरीन की तरह नहीं होगा जिसको आप अनलिमिटेड टाइम के लिए नीचे रख सकते हो सी सरफेस के। सो उससे बेटर है कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से, बट न्यूक्लियर वाली के सामने ये अभी भी कहीं स्टैंड नहीं करती। बट हमें इस प्रोजेक्ट के अंडर इस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट के अंडर जो अभी तक प्रोसेस हुआ था उसमें इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए 2 कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया। एक मैजागॉन डॉक लिमिटेड जिसकी अभी तक हम बात करते हैं, दूसरी लार्सन एंड टर्बो। और जहां तक फॉरेन OEM की बात है, वो अभी तक 5 कंट्रीज के ग्रुप्स ने इंटरेस्ट दिखाया था, अलग अलग ग्रुप्स ने। सो उसमें अब आगे प्रोसेस होना था। बट अभी हमने जो लेटेस्ट न्यूज सुनी है वो ये सुनी है कि फ्रांस के नेवल ग्रुप ने इसमें से बैकआउट कर लिया। सो वो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अब उनका इससे बैकआउट करने का जो उन्होंने रीजन दिया है वो ये दिया है कि हमारे पास ये जो सी प्रूवन फ्यूल सेल AIP जो टेक्नोलॉजी है वो अभी हमारे पास नहीं है। सो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जब उन्होंने पहले इंटरेस्ट दिखाया था तब भी तो उनको पता था इसकी रिक्वायरमेंट है, बट अब उन्होंने सडनली बैकआउट कर लिया। तो हो सकता है कि कई बार जो एक डिस्कशन वाली स्टेज होती है इस प्रोसेस में, उनको उम्मीद हो कि कोई कंसेशन हो सकता हो, बट अब ना हुआ हो, उनको लगा हो कि नहीं ये रिक्वायरमेंट चाहिए तो हमारे पास ना हो। या दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि वो अपनी बिल्कुल एक जो टेक्नोलॉजी है, एक माइन्यूट लेवल पे भी जो टेक्नोलॉजी है उसको, क्योंकि उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंडर, सो उससे वो कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रहे हो। सो इस वजह से उन्होंने बैकआउट कर दिया हो। बट ये एक बड़ी न्यूज थी, क्योंकि आप देख सकते हो पिछला जो P75 प्रोजेक्ट है वो फ्रांस के DCNS ग्रुप के साथ ही इंडिया ने किया था। सो उम्मीद थी शायद यहाँ पे भी ये ग्रुप फाइनली बिड करेगा, बट अभी इन्होंने बैकआउट कर दिया। इसके अलावा रशिया की तरफ से, जर्मनी की तरफ से, साउथ कोरिया की तरफ से और स्पेन की तरफ से भी इंटरेस्ट दिखाया गया था। बट अभी जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से हो सकता है रशिया और स्पेन भी इसमें बिड ना करें। सो 2 ऑप्शंस हैं आज के टाइम पे, एक जर्मनी और दूसरी साउथ कोरिया। अब सेशन के एंड में फाइनली मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो कि मैंने आपके सेशन के स्टार्टिंग में बोला था कि इंडिया ने जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी एंटीना सेटअप कर रखे हैं सबमरीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, वो कहाँ कर रखे हैं। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। INS काटाबोमन है साउथ तमिलनाडु के अंदर, ये वहां की पिक्चर्स हैं। सो यहां पे आप देख रहे हो ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो रेडियो सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए एंटीना सेटअप किया हुआ है, यहां से कम्युनिकेट किया जाता है सबमरीन के साथ। सो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू मिल गया है कि सबमरीन किस तरह से काम करती हैं, इंडिया की क्या कैपेबिलिटी है एज फार एज सबमरीन्स आर कंसर्न्ड। इंडिया एक बड़े अच्छे लेवल पे स्टैंड करता है। अगर हम न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो INS अरिहंत जो है इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन है। इसके अलावा INS अरिघाट जो है एक और न्यूक्लियर सबमरीन है जो बहुत जल्द इंडियन नेवी में कमीशन कर ली जाएगी। सो इंडिया की एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है एज फार एज सबमरीन इज कंसर्न, और अभी हम एक सही ट्रैक पे जा रहे हैं। सो आपको इंडिया के P75 75I प्रोजेक्ट के बारे में भी पता चल गया, और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में भी पता चल गया है। अब आई होप आपको जो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, जब वहां आप सबमरीन के रिगार्डिंग न्यूज सुनोगे तो और इंटरेस्ट से वो चीजें समझ में आएंगी। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।